नमो अरिहन्ताणं नमो नमो हरिहणं नमो अध्यायानं नमो लोये सौवसाहुनं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोष सर्व सर्वज्ञदेवं ततस्तकं श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं वीरते स्वरपतिना पारदर्शी वरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रिवीजन हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमारा जो प्रश्न हमने देखा था, तो हमने जो 8 बंध के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति और अनुभाग बंध में से हमने प्रकृति बंध के दायरे में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, मोहनीय मोहनीय के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहनीय की वेदनीय, कषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय, ऐसे पार्ट हमने किए थे। इतने तक हम आ चुके थे। आज हम प्रश्न 160 से लेना है। कषाय और नौ कषाय वेदनीय में कषाय बलवान होती है, नौ कषाय उसकी सपोर्टिव होती है, हल्की होती है, इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती है जैसी कषाय होती है। तो कषाय वेदनीय के हम जो 16 भेद देखे थे उनको आज देखेंगे। प्रश्न 160, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ किसे कहते हैं? तो देखो, हमने देखा था कि ये चारित्र गुण का घात करती है। तो एक कर्म जब डिलीट हो जाता है तो एक एक चारित्र का पार्ट प्रकट हो जाता है, क्योंकि चारित्र अंशतः बढ़ता है। तो इसी अपेक्षा से जब अनंतानुबंधी क्या हो जाती है, अनंतानुबंधी रहती है, तो मैं अपने स्वरूप में आचरण नहीं कर सकती हूँ, वैसे परिणाम मुझे नहीं आते हैं। जो कर्म आत्मा के स्वरूपाचरण चारित्र के परिणाम को घातता है उसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। हमने चारित्र के जब भेद देखे थे तो वही देखे थे, अनंतानुबंधी चली गई तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो जाता है। ओके जी। हम्म हाँ दीदी। हाँ, नीचे देखिए, यहाँ पे प्रश्न का उत्तर है जो कल आप देख रहे थे। यहाँ वेदनीय शब्द से यह नहीं समझना चाहिए कि वेदनीय कर्म का भेद है, बल्कि यह चारित्र मोहनीय कर्म के ही 2 भेदों के नाम कषाय वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय है। अर्थात जिस कर्म के उदय से जीव कषाय का वेदन करता है वह कषाय वेदनीय है, और जिस कर्म के उदय से जीव नौ कषाय का वेदन करता है इसीलिए वह नौ कषाय वेदनीय है। ये चारित्र मोहनीय कर्म के भेद है। तो यहाँ ये पे दीदी, जी ये हाँ कसाय बेदन करना और नो कसाय बेदन करना, इसमें अंतर क्या है? हाँ, जो कषाय कर्म का उदय चल रहा है उसको मैं वेदन कर रही हूँ। जिसका उदय चल रहा है ना, अगर मेरा क्रोध का उदय चल रहा है तो मैं उस क्रोध कषाय को वेदन कर रही हूँ। अगर हास्य का मुझे वेदन चल रहा है, मैं तो हास्य कषाय नहीं है, इसीलिए नौ कषाय है तो नौ कषाय का वेदन कर रही हूँ। वेदन तो मैं कर रही हूँ, कर्म का जब भी जो भी उदय आता है तो मैं वेदन तो करती हूँ। तो दीदी, मतलब अनुभव कह तो सकते समझ हैं में आ दीदी। गया बेदन करना, लेकिन नो कसाय, जैसे नो कसाय के हास्य रति अरति ये है, तो इसका बेदन कैसे, उदाहरण दे के आप बताइए। उदाहरण माने जो हम हंसते हैं, हम शोक आदि करते हैं, तो ये वेदन ही है करना ना। कैसे? अच्छा। अनुभव, अनुभव करना। हाँ, अनुभव करना, हम भोगते हैं ना, हम हंसते या हैं, रोते उदय हैं। होगा फिर उसके बाद बेदन कर रहे हैं। ना दीदी कर्मों से पहले आएगा, उसके साथ हम बेदन कर रहे हैं। देखो, जब भी हास्य रहेगा, हास्य क्या होता है, द्वेष रूप है या राग रूप है? मुझे हंस रहा है, मैं आनंद अंदर से आनंदित हूँ, तो राग रूप कषाय के वजह से वहां पे वो जो कषाय है, लेकिन फ्रंट फुट पे कौन है?
बैकएंड में कषाय रहेगी ही, क्योंकि 9 कषाय का उदय में कषाय वेदनीय का उदय तो होता ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सिर्फ 9 कषाय वेदन हो रहा है और कषाय वेदनीय का उदय ही नहीं है। लेकिन प्रोमिनेंट कौन है, सामने कौन आ रहा है, उसके ऊपर भेद किया जाता है। जैसे वेद का जो उदय है मुझे हर टाइम में हो रहा है ना, लेकिन फिर भी मैं क्या कहती हूँ, मुझे अभी क्रोध आया है, तो प्रोमिनेंट जिसका मैं वेदन कर रही हूँ अभी। ओके। दीदी 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 स्वरूपाचरण समझाओ ना, स्वरूपाचरण। चरण माने आत्मानुभव, आत्मा आत्मानुभव। का स्वरूप का आचरण। मैं अपने स्वरूप के आचरण में हूँ, मैं अपने आत्मा का आनंद ले रही हूँ। वर पदार्थ मुझे कुछ भी वहां पे ये नहीं कर रहे हैं, डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं आत्मा में लीन हूँ। शुद्धात्मा अनुभव से अविनाभावी विशेष चरित्र, वो स्वरूपाचरण चरित्र कहता है। हाँ, जो आत्मा का अनुभव है, मैंने क्या किया, शुद्धात्मा का कषायों का, शुद्धात्मा का अनुभव। हाँ, कषायों का उपशम क्षय क्षयोक्षम, ये तीनों में से कुछ भी किया तो मुझे जो प्रकट हो जाता है, क्योंकि कर्म वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या कर, मेरे आत्मा का अनुभव ले रही हूँ। मेरा अखंड अभेद आत्मा मुझे समझ में आ रहा है, और वह मुझे सम्यक ज्ञान भी प्रकट करता है और सुख का भी वेदन कराता है। ओके, दीदी तो दीदी वहां पे प्रशस्त बता अप्रशस्त देती। सांगा। हाँ, प्रशस्त आणि अप्रशस्त। ना आगे आएगा। हम्म, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, तो प्रशस्त अप्रशस्त है ना, तो हाँ ना प्रकृति के हिसाब में वहां पे आ जाएगा, तो वह हम वहीं पे ये करेंगे। हाँ 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 हाँ। तो क्या, ये कषायों का वेदन करना, 9 कषायों का वेदन, वेदन तो हम करते हैं जो सामने वहां पे है। जैसे मैं अभी हंस रही हूँ, तो मैं हाथ से कषाय का वेदन कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। ओके, क्लियर है? हाँ दीदी। हाँ, नहीं, 161 अभी देखो, एक एक कषाय रहेगी और एक एक चारित्र रहेगा। जैसे हमने अनंतानुबंधी में स्वरूपाचरण चारित्र या सम्यक्ताचरण चारित्र को लिया था, वैसे यहाँ पे जो कर्म आत्मा के एक देश चारित्र पर, एक देश या देश चारित्र परिणाम को घातते हैं, वह अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ कहलाते हैं। चारित्र और कषाय, ये अगर आप टेबल में लिखोगे तो आपको ये डेफिनेशन विदाउट फेल्स बिल्कुल आ जाएगी। और हमें पता है कि क्या होता है, अनंतानुबंधी गाड़ी है तो मुझे चारित्र को प्रकट ही करने नहीं देती है। माने अपने आत्मा का वेद करूंगी तो चारित्र तो, और चारित्र ये करते हैं जो आत्मा का हम वेदन करते हैं, आत्मा की स्थिरता होती है। जितने देर तक मैं आत्मा में लीन रह सकूं, उसी चारित्र कहा जाता है। तो पहले इसमें चारित्र नहीं है, क्योंकि क्या है, मुझ में कषायों का उदय है, अनंतानुबंधी है, तो वहां पे चारित्र नहीं होता है। तो क्या हो जाता है, अनंतानुबंधी चली गई तो मुझे पहली बार आत्मा का अनुभव तो हुआ। अरे क्या किया, दीदी एक देश मतलब एक देश आगे पुढे दिलं. माने आंशिक, आंशिक आंशिक। मतलब मैंने थोड़ा सा चारित्र किया है, बाकी का चारित्र अभी तक नहीं किया है। माने स्टेप बाय स्टेप हम लर्न करते हैं। जैसे मैंने अगर बोला जैन सिद्धांत प्रवेशिका हमने आंशिक पढ़ी हुई है, पूरा कंप्लीट हुआ है क्या हमारा, माने पूरा बुक कंप्लीट हुआ है क्या? हाँ, अपना जितना है उतना है, लेकिन हम अभी रिवीजन का पार्ट अगर हम करते हैं, हम 291 तक ही अपना बुक अगर कंसिडर करते हैं, तभी हम 162 पे है, तो आंशिक रूप से हमारा रिवीजन खत्म हो गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये अंशों अंशों में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे चारित्र में मैं थोड़ी देर ही आत्मा का आनंद लेती हूँ, फिर डाइवर्ट हो जाती हूँ बाहर, फिर आ जाती हूँ। तो ये देह चारित्र है, उसमें अभी तक आत्मा में रहने की स्थिरता ज्यादा पाई नहीं जाती है। ओके, फिर उसे एक देश प्रत्याख्यान बोलते हैं, हाँ, उसे एक देश बोलते हैं, एक देश हाँ, चारित्र। एक देश, हाँ, एक देश चारित्र। और हाँ। फिर सकल,
चारित्र माने पूरा चारित्र। हम्म एक देश चारित्र और सकल चारित्र। तो जब मैं प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ का अगर मैं अभाव करती हूँ तो क्या हो जाता है, सकल चारित्र प्रकट हो जाता है। तो प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ किसे कहेंगे, जो कर्म आत्मा के सकल चारित्र परिणाम को घातता है उन्हें प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ कहेंगे। सकल चारित्र का गुणस्थान, ऐसा अगर आप देखोगे तो स्वरूपाचरण चारित्र या सम्यक्त्वाचरण चारित्र का गुणस्थान चौथा माना जाता है। जब भी अप्रत्याख्यानावरण चला जाता है तो देश चारित्र का गुणस्थान पांचवा माना जाता है। प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ जब चले जाते हैं, जो सकल चारित्र प्रकट हो जाता है उसका गुणस्थान छठवें गुणस्थान से छठवें गुणस्थान से नहीं, सॉरी हाँ, सकल छठवा गुणस्थान से छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, कितने आएंगे, इतने सारे आ जाएंगे। Got और it? स्वंजलन में, यही सकल चारित्र के गुणस्थान बोले मैंने। हाँ, बाद में स्वंजलन चारित्र में क्या आएगा? और 12वां संजलन, फिर हाँ देखो ना, 163 प्रश्न है, संजलन क्रोधमान मायालोभ किसे कहते हैं और नो कषाय किन्हें करते हैं। देखो ये दोनों देशघाती है तो इनको साथ साथ में रखते हैं और उनकी डेफिनेशन एक ही बनाते हैं। जो कर्म आत्मा को यथाख्यात परिणाम को घातता है उसे स्वंजलन क्रोधमान मायालोभ और नो कषाय कहते हैं। देखो सकल चारित्र माने मुनिराजों के गुणस्थान, प्रत्याख्यानावरण उनका घात करता है और प्रकट होता है जब सकल चारित्र, तो संजलन का और नवकषाय का उदय वहां पे पाया जाता है। तो अगर मैं कहूं कि सकल चारित्र के गुणस्थान कौन से हैं, तो छठवें से 10वें तक, ओके। और अगर मैं कहूं संजलन के उदय के गुणस्थान कौन से हैं, बाकी के जाने के बाद, हाँ वैसे तो संजलन के गुणस्थान बोलोगे तो पहले गुणस्थान से लेके 10वें गुणस्थान तक संजलन है, लेकिन अभी इस सिर्फ संजलन के गुणस्थान अगर बोलेंगे तो छठे से लेके 10वें तक, क्योंकि वहां पे ही सिर्फ संजलन पाया जाता है। ओके 10वें के बाद संचलन खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि 10वें में सिर्फ उसका उदय रहता है सूक्ष्म लोभ का, और जब 11वें 12वें में यथाख्यात चारित्र पूर्णतः प्रकट हो जाता है, क्योंकि वहां पे कषाय होती ही नहीं है। 12वें के बाद कसाई होती ही नहीं है। 10वें के बाद ही होती नहीं है। 10 में 10वें सूक्ष्म के बाद परंपरा रहता ना दीदी, सॉरी, बहुत सूक्ष्म रहती 10 में तक ना। 10वें में सूक्ष्म लोभ का उदय होता है, और जब 11वां गुणस्थान या 12वां गुणस्थान होता है वहां पे कोई भी कषाय प्रेजेंट नहीं होती है। वो पूरा एक में उपशम और एक में क्षय करके आगे गया हुआ है। तो ऊपर का पानी एकदम क्लियर है, तो चारित्र कैसा है, एकदम बेस्ट है। तो बेस्ट चारित्र है दैट इज यथाख्यात चारित्र। ओके जी। फिर अभी इनकी अवधि भी रहती है, तो ये क्या? अवधि एक बार और बता दीजिए। सॉरी, कौन सी? इनका अनंतानुबंधी क्रोधमान, इनकी अनंतानुबंधी की कसाई की अवधि 6 महीने के ऊपर रही। काल, वासना काल। हाँ हाँ, ये और बता दीजिए सबका। हाँ हाँ हाँ, वासना काल जो होता है ना, तो वो कैसा है वासना काल, अनंतानुबंधी का जो वासना काल है अनंत काल तक होता है, माने वो कितने देर तक ही हो सकती है। ओके, अनंतानुबंधी। फिर जो अप्रत्याख्यान है वो है 15 दिन से 6 मंथ तक, 6 माह, मिनिमम कौन सी? मैक्सिमम बोलती हूँ। किसकी? 15 दिन से 6 मास। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण की एक मुहूर्त से 15 दिन तक, ये मैं मिनिमम टू मैक्सिमम बोल रही हूँ।
मिनिमम 15 दिन टू 6 महीने, मिनिमम 1 मुहूर्त ते 15 दिन. तो ये प्रत्याख्यानावर संजुलन का हाँ? संजुलन का अंतर्मुहूर्त. अंतर में हम्म. इतना टाइम तक रह सकती है उन कसाई की? वासना काल कहते हैं. यदि कसाई आई है तो इतने भीतर खत्म कर लो, नहीं 6 महीने के अंदर, नहीं तो अनंतानुबंधी बंध जाएगी. से बन जाती है. हाँ. ओके. जी जी, प्रत्याख्यान की कितनी है? 15 प्रत्याख्यान 1 मुहूर्त से 15 15 दिन और संजुलन की अंतर्मुहूर्त तक ही. इसीलिए दीदी, छठा मैं पूछना चाहती थी कि वचन बल 2 इंद्रियों को भी होता है? वचन बल, होता है ना. रसना इंद्रिय है ना? वचन वचन वो मतलब बोल सकता है? हाँ, बोल सकता है. 2 इंद्रिय? हाँ. दीदी, इसमें आज अभी हम लोग पढ़ रहे थे, चींटी 4 इंद्रिय है. नहीं, चींटी 3 इंद्रिय है. हाँ. चींटी तो ये 3 बोल इंद्रिय. सकते हैं कि रसना और आवाज घ्राण. आती नहीं है? आनंदा देख लिया मैंने 3 4 इंद्रिय जो जीव होते हैं वो उड़ते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक है में, माने डिस्टेंस पे. और जो ऊपर उड़ते हैं नभचर वाले जो जीव है वो पंचेंद्रिय है. पंचेंद्रिय। 4 अच्छा. इंद्रिय जो उड़ते हैं सिर्फ इंसेक्ट वाले, और दीदी, 3 जो चलते जितने हैं. इंद्रिय है उतने ही प्राण रहता है ना? सॉरी. जितने इंद्रिय है उतने ही प्राण रहते हैं ना? नहीं, हमने कैलकुलेट किया था प्राण का. जितने इंद्रिय रहते हैं तो उतने इंद्रिय प्राण, और फिर बल प्राण, और फिर आयु और श्वासोच्छ्वास. श्वास हो रहा है. हाँ. ये सब तो लेने का. हाँ, सब लेने का. जब भी जितना इंद्रिय जीव है तो फिर क्या हाँ. रहेगा, देखो. काय बल तो रहेगा ही रहेगा, आयु और श्वासोच्छ्वास भी रहेगा ही रहेगा. जितना इंद्रिय का जीव है उतने इंद्रिय पकड़ना, और 2 इंद्रिय से आगे अगर चल रहा है तो उसको वचन बल भी आएगा, और पंचेंद्रिय संगी होगा तो मन बल भी आएगा. दीदी, चींटी की देखो, कौन कौन सी इंद्रियां वचन बल होती का हैं? पता नहीं चला। देखो इंद्रियों का रसना और घ्राण. अगर 3 इंद्रिय बोलेंगे तो स्पर्शन, रसना और घ्राण इसी सीक्वेंस से जाता है. स्पर्शन इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्णेन्द्रिय. ये ऐसे ही सीक्वेंस से आगे बढ़ती है. अगर मैं 2 इंद्रिय जीव बोलती हूँ तो स्पर्श और रसना ही आती है. ऐसा नहीं होता है कर्ण और चक्षु ले लो, 2 ही कौन से भी, ऐसा नहीं है. सीक्वेंस यहाँ से ही ऐसा जाता है. ओके. लट जी. यानी क्या माना दीदी? हम्म. लट लट किसको कहते हैं? लट माने जो अड़ी रहती है ना, छोटी 2 छोटी. इंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय ने इल्ली इल्ली को बोलते हैं लट. इल्ली जो छोटी छोटी अड़ी रहती है अपने मटर में मिलती है, वो सब 2 इंद्रिय जीव होते हैं. और ये जो शंख रहता है वो भी 2 इंद्रिय जीव है. उसके अंदर भी वो जो रहता है उसका जीव हमें पता नहीं रहता, इसीलिए मोती को भी वो जो सीप मोती वाला को लिया. कैसा जीव रहता है दीदी? देखो, मोती क्रिएट होता है ना तो वो ऐसे सीप में होता है. वो ऐसा वाला हाँ. एक जो रहता है ना हाँ. उसका में, तो वो एक्चुअली हाँ. वो जीव होता है. वो मोती उसका जीव होता कवच है? शरीर है उसका, वो जीव है. और मोती एज अ पार्ट ऑफ उसका माने जीवन। रचना का पार्ट होता है वो मोती. हाँ, हम जब प्रोसेसिंग करते हैं तो उसका जीव मर जाता है, और फिर हम उसके शरीर को ही सिर्फ, जैसे सोना क्या करते हैं, प्योर सोना आता है तो वो पृथ्वी का एक जीव होता है. पर जब हम उस पे प्रोसेसिंग करते हैं तो वो जीव थोड़ी रहता है. जब भी हम प्रोसेसिंग करते हैं उस पे तो वो ऊपर ऊपर का जितना पार्ट प्रोसेस किया हुआ है वहां के जीव मर जाते हैं, और वो सिर्फ पृथ्वी काय रह जाता है, सिर्फ शरीर रह जाता है. उसका सा उसके ऊपर का जीव चला जाता है. ओके. मोती को कितने कितने प्राण बोलेंगे फिर? 2. दो.
इंद्रियों को कितने प्राण हैं? 6 प्राण। अरे नहीं सॉरी, है। मन नहीं, वचन बल और काय, काय, वचन 4 तो काय। है ही ना। 4 तो हाँ मैंने बोला ना, वो होंगे ही होंगे। काय बल रहेगा, आयु श्वासोच्छ्वास होगा, और एक इंद्रिय तो कभी भी रहेगी ना, कोई भी स्पर्शन इंद्रिय तो रहेगी रहेगी। स्पर्श। ये आगे बढ़ता जाएगा फिर, जैसे जैसे इंद्रिय बढ़ती है। हमने वो देखा था प्राण का। आप यहाँ पे प्रश्न नंबर, ये देखो प्रश्न नंबर 126 अच्छे से कर लेना, वहां पे आपको पता चल जाएगा कौन से प्राण को कितने कितने इंद्रिय प्राण को कितने प्राण कहे गए, इंद्रिय जीव और प्राण। ओके 126। हाँ हाँ ओके, यहाँ पे फुटनोट देखते हैं। यद्यपि संजलन कषाय और नौ कषाय में अंतर है, तथापि दोनों का अभाव एक साथ होता है, और यथाख्यात चारित्र को घातने के लिए दोनों ही समान रूप से होते हैं, इसीलिए साथ साथ में लिया है। उन्होंने कारण दिया कि दोनों की एक साथ परिभाषा क्यों बनाई, तो उसका कारण यही है कि दोनों एक साथ उनका अभाव हो जाता है, और आख्यात चारित्र को घातने के लिए दोनों ही कारणभूत होते हैं, इसीलिए उनको साथ साथ लिया है। ओके, अभी आयु कर्म किसे कहते हैं? प्रश्न 164। आयु कर्म के 4 भेद होते हैं: नरकायु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। ओके। हम्म और आयु कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा को, अभी सभी गतियां ले लेना, या आयु जहां जहां पे ये लगता है, जो कर्म आत्मा को नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव के शरीर में रोक के रखता है, वो वहां पे उसको अटका के रखता है, बाहर नहीं जाने देता, उसे आयु कर्म कहते हैं। उसका एग्जाम्पल हमने देखा था, काठ का घोड़ा। जैसे मैंने आपको बंदी बना लिया है और साकल से बांध लिया है ना, आप हिल सकते हो ना कुछ कर सकते हो। पहले आता था ना, 2 लकड़ी के बीच में आपकी गर्दन, हाथ आदि घुसा के आपको उसी जगह पे खड़ा करते थे। हिलना नहीं है, कुछ नहीं करना है। ऐसे वो इस पर्याय में, इस मनुष्य पर्याय में वो रोक के रखता है, इसीलिए उसे आयु कर्म कहते हैं। उसके 4 भेद थे, और उसके आश्रव का कारण माने जो बंध के कारण होते हैं, तो नरक आयु में बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, ये नरक आयु ही अपने को भोगनी पड़ती है अगर हम बहुत आरंभ और बहुत बहुत परिग्रह करते हैं तो। माया छल कपट के परिणाम से तिर्यंच गति का बंध होता है। फिर अल्प आरंभ अल्प परिग्रह स्वभाव की सरलता या सम्यक्त्व, नहीं सॉरी, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह स्वभाव की सरलता, मंद परिणाम, ये सब मनुष्य गति के बंध के कारण है। और सराग संयम, संयमा संयम, सम्यक दर्शन, अकाम निर्जरा, बाल तप, ये देव आयु के बंध के कारण होते हैं। ओके, ये अपने को नहीं है, सिर्फ आप एक बार जस्ट समझ लेना, इसीलिए मैंने बताया। अभी हम डायरेक्टली नाम कर्म देखते हैं। आयु कर्म के किसी का प्रश्न है क्या? नहीं। आयु कर्म, अभी नाम कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव को गति आदि अनेक प्रकार से परिणमाता है अथवा शरीर आदि बनाता है। देखो, हमने देखा था नाम कर्म में 2 टाइप के कर्म होते हैं, एक जीव विपाकी होता है, एक पुद्गल विपाकी होता है। अभी हम आने ही वाले हैं उसके ऊपर, सिर्फ मैं बोल देती हूँ, क्योंकि जिसका उदय, मेरे कर्म का उदय अगर मेरे शरीर पे आ रहा है तो उसे पुद्गल विपाकी कहते हैं, और जिसका इफेक्ट मेरे परिणामों में आता है, जिससे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी जो एक इंद्रिय 2 इंद्रिय बोलते हैं, तो एक इंद्रिय का जो स्पर्शन इंद्रिय वाला ज्ञान है वो कितना रहेगा, और 4 इंद्रिय वाले जीव को उसकी 4 इंद्रिय है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ज्ञान मिलेगा ना। 4 इंद्रिय है तो स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, चारों का उसको ज्ञान रहेगा ना। तो ऐसे ज्ञान पे, जीव पे उसका इफेक्ट होता है, इसीलिए कुछ
कुछ प्रकृतियां जीव विपाकी होती है, कुछ कुछ पुद्गल विपाकी होती है। तो परिभाषा में दोनों का इंक्लूड करने के लिए गति आदि जो जीव विपाकी है उससे अनेक प्रकार से परिणमता है, माने मेरे परिणामों की रेंज यहाँ पे आ जाती है, जो जीव पे आता है अथवा शरीर आदि बनता है। तो दूसरा जो पुद्गल विपाकी है जिससे शरीर पे इफेक्ट आता है, तो दोनों का इंक्लूजन ये डेफिनेशन में किया है, इसीलिए वो दो है। गति दीदी आदि जीव विपाकी फिर से बोलना आप। जिस जिसका इफेक्ट जीव के परिणामों पे आता है, परिणामों पर, ठीक है। ज्ञान पे आता है, रेंज ऑफ परिणाम, रेंज ऑफ ज्ञान। मुझे सिर्फ स्पर्श इंद्रिय इतना ही है, मुझे अभी 4 इंद्रिय है तो इतना सारा ज्ञान रहेगा ना, स्पर्श का अलग, रस का अलग, घ्राण का अलग, चक्षु का अलग, तो मेरे परिणामों की रेंज बढ़ जाती है, जो कि जीव पे इफेक्ट है ना, आत्मा के क्षयोक्षम पे इफेक्ट है ना। मैं इतना सारा ज्ञान कर पा रही हूँ, और जितना ज्ञान कर पा रही हूँ उतनी ज्यादा एक्टिविटी भी बढ़ती है ना। जैसे स्पर्श इंद्रिय है तो क्या है, सिर्फ मुझे बैठना है, मैंने खड़ा ही रहना है और स्पर्श ही करना है। लेकिन रचना है तो वचन आ जाता है, फिर चलना माने वो रेंगते हैं, आदि एक्टिविटी करते हैं, फिर 3 इंद्रिय में चलते हैं, 4 इंद्रिय में उड़ते हैं। तो बाकी की एक्टिविटी जो आती है उसमें भी बहुत सारे कर्मों का ये रहता है ना। और शरीर आदि में जो शरीर का बंधन है, संस्थान है, सहनन है, कितनी ताकत मिलेगी, क्या मिलेगा, आकार प्रकार कैसे रहेगा, कहाँ कौन सा इंद्रिय होना चाहिए, उसकी लोकेशन, कितने होने चाहिए। जैसे 2 ही हाथ है मुझे, एक क्यों नहीं है? अरे नहीं है, किसी किसी को 3 हाथ मिल जाते हैं, क्यों मिल जाते हैं? जी, क्यों ऐसे 4 कर्म भी होते हैं। होता है। ओके, तो ये बहुत सारे कर्म है नाम कर्म में, जो शरीर के आकार प्रकार शरीर पे आता है और कुछ परिणामों के पे आता है। तो इसीलिए दोनों ही चीजों का डेफिनेशन में उल्लेख किया हुआ है। ओके, जिसमें नाम कर्म का अभाव हो जाए तो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाता है, आयु कर्म का अभाव हो गया तो अवगानत्व प्रकट हो जाता है। ओके, ठीक है। अभी नाम कर्म के 93 भेद याद करने के लिए बहुत डिफिकल्ट, अगर हम टेबल वाइज देखें तो बहुत इजी। ओके, हमने इसीलिए 3 पार्ट किए थे, नाम कर्म की 93 प्रकृति को भेद करके हमने 3 पार्ट किए थे। किसी किसी को याद है क्या? नहीं दीदी। नहीं? अरे थोड़ा सा तो लगाओ, याद आ जाएगा। 4 गति, 5 प्रत्येक प्रकृति 8 स्वतंत्र प्रकृति, 10 जोड़े और 14 पिंड प्रकृति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 14, 8 और 10, 14 पिंड प्रकृतियां है जो ग्रुप वाइज हमने कहा था। फिर 8 प्रत्येक सिंगल सिंगल प्रकृतियां होती है, और 10 जो है वो जोड़े रूप है, अपोजिट टू ईच अदर। तो ये हमने 14 प्रकृति दीदी, 14 पिंड प्रकृति, पिंड प्रकृति। पिंड प्रकृति हाँ। फिर और प्रत्येक 8 8 प्रत्येक। हाँ, और जोड़े वाले 20 है, 10 के 2 माने 10 और 10 वो अपोजिट है, इसीलिए 10 जोड़े बोलते हैं, माने 20 हो जाते। जोड़े। तो अभी पिंड प्रकृति देखेंगे 14 कौन कौन सी है। हाँ, सामने यहाँ पे है ही आपके, फिर भी देखो, गति, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये 4 गतियां है। गति ये जीव विपाकी है, और उसके अकॉर्डिंगली मुझे परिणामों की रेंज मिलती है। मैं मनुष्य गति में आ रही हूं तो मनुष्य गति के पंचेंद्रिय वाले परिणाम की रेंज मुझे मिलेगी। देव गति, नरक गति में जा रही हूँ तो उस रेंज की मिलेगी, क्योंकि देव गति में शुभ शुभ परिणाम होंगे, नरक में बहुत क्रूरता के परिणाम होंगे। तो वैसे वैसे कषायों के लेवल पे भी, क्योंकि पंचेंद्रिय की भी रेंज भी बहुत बड़ी होती है,
तो उसमें से कौन सा पार्ट मुझे अलॉट होगा, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो सिर्फ ये ले लेना, मुझे आत्मा का जो क्षम है उसकी एक रेंज मिल जाती है गति में। ओके, इसीलिए मुझे मनुष्य गति के ही परिणाम ज्यादा क्या हो जाते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ, ये करती हूँ। जैसे तिर्यंच गति में आप देखते हैं ना, तिर्यंच गति में तिर्यंच के वो खड़े रह के खाना खाते हैं, फिर क्या करते हैं, चबाते रहते हैं मुंह खोल के ऐसे। तो ये सब जुगाली। के, हाँ, उस टाइप के परिणाम उनको पाए जाते हैं, जन्मतः ही पाए जाते हैं। वो गति का इफेक्ट है। ओके, तो ये गति, 4 गतियां जो क्या है, पिंड प्रकृति है। श्री 5 जातियां, जिसमें एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय में हमें एक कुछ तो मिलेगा। तो 5 जातियां ये भी जीव विपाक की होती है। ओके, फिर अभी शरीर पे आएंगे। तो 5 शरीर जो हमने देखा था, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमान, इनमें से जो शरीर मुझे आने वाले हैं, जिस गति में मैं जाने वाली हूँ, वैसा मुझे उस टाइप का शरीर मुझे मिलेगा। ओके, तो पुद्गल पांच, ये भी होंगे क्या? ये भी दीदी पिंड प्रकृति में आएगा। हाँ, पिंड प्रकृति बात कर रहे हैं हम अभी, सब हम्म। पिंड प्रकृति बात कर रहे हैं। गति, दीदी जाति, शरीर। हाँ, ये शरीर। ये 5 शरीर ये पुद्गल विपाकी हुए। हाँ, ये पुद्गल विपाकी है क्योंकि इनका इफेक्ट शरीर पे आता है। अंगोपांग, 3 अंगोपांग है, क्योंकि तेजस और कारमान शरीर में अंगोपांग नहीं होते हैं। इसीलिए औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर के पास ही अंगोपांग है। अंग और उपांग जैसे हाथ, कान, नाक, पीठ, छाती, पैर, ये सब अंगोपांग है। उंगलियां, हाथ के जो एल्बो, फोर आर्म्स, ये जो भी लेते हो, ये सब माने जो हमारा शरीर की रचना होती है, कितने पैर, कितने हाथ, कितना सिर, कितने आंखें, ये सब क्या है, अंगोपांग है। कितने वाले नहीं है यहाँ पे, ये सब जो अंग और उपांग है। उसका औदारिक कहा तो औदारिक तो पता चल गया आहार का, लेकिन वो अंगोपांग भी कौन कौन डिसाइड होने चाहिए ना, क्या आएगा मेरे पैकेज में। तो वो 3 प्रकार के होते हैं, औदारिक शरीर को भी होते हैं, वैक्रिक शरीर को होते हैं और आहारक शरीर को होते हैं। ओके, तो ऐसे ही क्या, यानी शरीर का अवयव बताने का या औदारिक, वैक्रिक, आहारक ऐसा बताने का? ये अंगोपांग अंगोपांग बताता है, और ये औदारिक के अंगोपांग अलग होते हैं, वैक्रिक के अंगोपांग अलग होते हैं। तो इसीलिए सबके अंगोपांग उस टाइप के ही आएंगे। जैसे मुझे शरीर औदारिक मिला है, तो औदारिक अंगोपांग नाम कर्म का उदय होने से मुझे ये अंग और उपांग मिलेंगे। अगर मेरा शरीर वैक्रिक रहेगा तो वैसे ही मुझे अंगोपांग वैक्रिक का ही उदय रहेगा, ऐसे क्रिसक्रॉस नहीं होता है। वैक्रिक आहार क्रिया करेगा ना अंगोपांग। वैक्रिक शरीर होगा तो वैक्रिक क्रिया वाला अंगोपांग मिलेगा। और हाँ। आहारक में कैसा होगा दीदी? अंगोपांग कौन कौन से होते हैं, ऐसा है ना? तो पुद्गल अंगोपांग कौन कौन से बताने का? नहीं, अंगोपांग देखो अपने को आगे आएगा ही। अंगोपांग कौन से होते हैं, अंग और उपांग। ये जो अंग हाँ, अष्टांग बोलते हैं, 8 अंग होते हैं, और बाकी के उपांग रहते हैं। उपांग माने क्या होता है, ये उंगलियां। अगर मैं सिर्फ चेहरा बोलती हूँ तो चेहरा एक ही क्या हो जाएगा, बिग पार्ट आ जाता है, लेकिन उसमें आंख है, कान है, गाल है, ओठ है, बहुत सारे ये उसके उपांग कहे जाते हैं। उपांग। हाथ कहा तो पूरा हाथ आ जाता है, लेकिन उसकी उंगलियां, ये पाम, ये मनगट, ये जो एल्बो है, ऊपरा। ये क्या हो जाते हैं, उसके उपांग कहे जाते हैं, उसके भेद कह सकते हो आप। ओके, और एक निर्माण, निर्माण मतलब दीदी? नहीं, रुको ना, हम आते हैं। पहले हम प्रकृतियां देख रहे हैं तो पूरी पिंड करेंगे, फिर हम प्रत्येक के ऊपर जाएंगे। तो अभी देखो हमने क्या देखा था, 5 शरीर, 3 अंगोपांग देखे। अभी दीदी बंधन और संघात,
ये दोनों प्रकृतियां जैसा शरीर होता है वैसा ही होता है। जैसे औदारिक शरीर लिया तो आहार वर्गणा को मैं ग्रहण करके औदारिक रूप कन्वर्ट किया, फिर उसका बंधन भी वही रहेगा और उसका संघात भी औदारिक ही रहेगा। संगत ओके, मतलब दीदी हाँ बताती वो हूँ बताती हूँ हम्म बताती हूँ। जो देखो पहले क्या था, बंधन। बंधन में क्या किया, जो परमाणु है, देखो मैंने आहार वर्गणा ग्रहण की तो औदारिक वाली, अभी औदारिक में कन्वर्ट किया, तो ये दोनों परमाणुओं का या दोनों स्कंदों का जो बंधन होता है वो भी औदारिक होता है। तो ये जो बंधन है जो एक में को चिपकता है, जैसे मैंने सीमेंट लगाया, क्या किया, दो ईंटों को जोड़ने के लिए मैंने सीमेंट लगाया, तो ये सीमेंट क्या हो गया, बंधन बंधन हो। बंध गया। हाँ, अभी संघात क्या है, तो संघात क्या है, जिससे वो सीमेंट में भी कुछ ना कुछ छेद विच्छेद आदि बहुत कुछ रहते हैं ना, तो उसको मैंने प्लास्टर का क्या कर दिया, कोट कर दिया और एकदम क्लीन अच्छी सी दीवार बना दी। क्योंकि ईंटें भी क्या थी, छेद वाली थी, और ये क्या था, सीमेंट भी डाल दिया तो भी बीच बीच में छेद, छेद और वाला सरफेस मेरा एकदम स्मूथ होगा क्या, नहीं होगा कितना भी नहीं रहेगा। तो मैंने प्लास्टर लगा के क्या कर दिया, उसका संघर्ष कर दिया। एकदम ये कर दिया। तो ये जो परमाणु को छिद्र रहित कर देना और एक पने को प्राप्त होने गया। अभी मैं इतनी ईंटें हैं, इतने सीमेंट लगाए ऐसे नहीं बोलूंगी, एक दीवार बनाई मैंने, डायरेक्ट मैंने एक पना ही कर दिया उसको, मैंने एक पना करके उसको दीवार कह दिया, दैट इज संघात। संघात जो जुड़ा हुआ था उसको एक में करके एकदम मिक्स करके पूरे सबको एक कह देना, तो औदारिक शरीर बन गया। बंधन औदारिक शरीर भी, बंधन भी और संघात भी, ये तीनों एक साथ में चलते हैं, और वैसे ही अंगोपांग भी मिलते हैं। सिर्फ इतना है कि ये जो कारमान और तेजस है उसके अंगोपांग नहीं होते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है, और उसके माने ऐसा शरीर का अंग और उपांग नहीं होता है, बाकी के इसमें होते हैं और दिखते हैं। और एक प्रश्न था, शायद मैंने सुना कि आहारक का कैसा था। हाँ। हमने देखा था शरीर के जो मुनिराज होते हैं जिनको आहारक रुद्धि प्राप्त हुई है, उनके मस्तक से एक पुरुषाकार सफेद पुतला निकलता है, तो वो उसका भी एक ये रहता आकार है, होता है। आकार होता है, पुरुषाकार आकार रहता है, पुरुषाकार। जैसे मुनिराजों का होता है ना वैसा वाला होता है। ठीक। तो वैसा दीदी ये सब पुद्गल विपाकी हुए ना। हाँ, ये आंग सब पुद्गल विपाक, आंगोपांग बंधन संघात ये पुद्गल विपाकी। शरीर, अंगोपांग, हाँ। बंधन, संघात, ये संस्थान, संवहन, ये संस्थान। सब क्या है, ये सब पुद्गल विपाकी है। हम आएंगे। अब हमारी पिंड कितनी हो गई, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, इतना क्लियर है, 6 हो गई। हाँ अभी आगे संस्थान। परमाणु के छिद्रों को बंद करना यानी बंधन क्या? संघात संघात नहीं, उसको नहीं नहीं, संघात, बंधन 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 को हमने परमाणु कहा, को शरीरों के परमाणु परमाणु को बंधना पर संबंध करना। 2 परमाणु थे, 2 ईंटें थी, उनका परस्पर संबंध किया मैंने सीमेंट लगा के, उसको बंधन कहा। 2 दो परमाणुओं, औदारिक परमाणु को बंद करना मतलब बंधन। हाँ, 2 परमाणुओं का परस्पर संबंध लाना, दैट इज बंधन, और उनको छिद्र रहित करना, दैट इज संघात। ओके, अभी संस्थान। संस्थान में क्या हो जाता है, मेरा एक फिगर डिफाइन होता है। क्या फिगर, हम जो बोलते हैं ना एकदम मस्त फिगर है, तो ये जो फिगर क्या है, तो ये संस्थान होता है। तो संस्थान के भेद कहे हैं, समचतुष्ट, निग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक, हर एक का अलग अलग डेफिनेशन होता है। तो समचतुष्ट संस्थान में एग्जैक्ट प्रपोर्शन से जो फिगर बनती है, दैट इज समचतुष्ट संस्थान। उसका नीचे का जो
प्रपोर्शन है वो भी ऊपर के माने नीचे का, पैरों के नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, इसमें भी एग्जैक्ट सम प्रमुख प्रपोर्शन होता है। किसी किसी का ऐसा होता है पैरों से बहुत लंबे हैं, किसी किसी का ऐसा लगता है कि ऊपर की बॉडी बहुत लंबी है, पैर छोटे हैं। अब अकॉर्डिंग टू तो ऐसे जो होते हैं, जो एग्जैक्टली प्रोपोर्शन जी होते हैं, वो समचतुष्ट संस्थान है। निग्रोध परिमंडल क्या है? जो शरीर का आकार वड के समान होता है। वड माने क्या है? जो वट वृक्ष होता है उसका ऊपर का भाग बहुत बड़ा रहता है। हाँ, वड का पेड़ जानते हैं ना, बहुत सारी शाखाएं जी और जी ऊपर का भाग बहुत बड़ा होता है, और नीचे अपना सिर्फ उसका टहनी माने खोड़ रहता है, ट्रंक, उसका सिर्फ ट्रंक रहता है। तो नीचे का पार्ट जब छोटा होता है और ऊपर का पार्ट बड़ा होता है तो उसे निग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। फिर आगे स्वाति संस्थान, इसमें एग्जैक्टली अपोजिट लेना, सर्प के वारुल जैसा। सर्प के वारुल माने क्या है? जो स्नेक का ऊपर का छिद्र बहुत क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन अंदर देखेंगे ना तो बहुत उसकी बड़ी रचना रहती है, अंदर अंदर जाके बहुत बड़ा रहता है। तो वैसे ही यहाँ के ऊपर के जो अवयव होते हैं वो छोटे रहते हैं और नीचे के जो अवयव होते हैं वो बड़े होते हैं। दैट नीचे इज मतलब दीदी, नीचे मतलब इंटरनली? नहीं, नहीं पैर से लेना, पैर से लेना, पैर के मसल्स या फिर लेंथ ऑफ द लेग, वो क्या रहेगी? छोटी? स्वाति में छोटी। बहुत छोटी रहेगी, सॉरी स्वाति में बड़ी रहेगी। नीचे का पार्ट बड़ा रहेगा और ऊपर का पार्ट छोटा रहेगा। जैसे मैंने कहा ना, कुछ कुछ बहुत लंबे आदमी होते हैं लेकिन वो उनकी हाइट पैरों से ही होती है, ऐसा लगता है कि पैर से बहुत है और ऊपर का छोटा एकदम इतना सा पार्ट रहता है। कुछ हाँ कुछ आदमी आप देखो, अगर बैठ के आप उनकी हाइट मेजर करोगे और सभी को फिर खड़ा करके मेजर करोगे तो ये जो बैठा हुआ पर्सन है ना उसकी हाइट ज्यादा लगती है, लेकिन जब आप ऐसे नापोगे ना तो उसकी हाइट कम लगती है। तो कभी कभी ऊपर का हिस्सा ज्यादा रहता है और नीचे का हिस्सा कम रहता है, ऐसा होता है। जी ओके। फिर जो कुब्जक है, कुब्जक क्या माने क्या होता है? कुबड़ा, जिसके पीठ पे ना ऐसे डोम जैसे आ जाता है। कुछ कुछ बहुत ओल्ड लेडीज दिखी जाती है ना, उनमें भी ये हमें देखता है कि पहले से, या कोई भी ऐसा ऐसा बैठ के ये जो करता है तो उसका पीठ का जो हिस्सा रहता है ना थोड़ा सा कर्वेचर रहता है, तो वो कुब्जक संस्थान होता है। दीदी फिर ये तो फिर जन्म से थोड़ी ना होती वो। नहीं नहीं, आपको ऐसा लगता है कि वो लास्ट में हो जाता है, उसका अभिवेदन वहां पे हो जाता है, लेकिन जब छोटा बच्चा है तो आप क्या बताओगे उसको कि एग्जैक्टली जैसे हम बोलते हैं ना, मेरा बच्चे की अभी हाइट छोटी है, क्या पता बाद में हाइट बढ़ जाती है, उसको एक ग्रोथ टाइम रहता है ना, तब उनकी हाइट बड़ी हो जाती है। कभी कभी अपने को लगता है कि नहीं यार बच्चा की हाइट नहीं बढ़ने वाली है, अब ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो संस्थान लेके आया है। तो कुब्जक का क्या बोलते हैं हम, कुबड़ निकलना, अंदर कुबड़ का, निकल। हाँ वैसा ही रहता है, और वो 10 टू जैसे जैसे आप आगे बढ़ते बढ़ते हो तो वो एकदम हमें दिखता तब है, लेकिन उसका जो प्रोग्रेशन है वो वैसा ही होता है, कुब्जक ही रहता है। ओके। वामन संस्थान में बुटका, जो छोटे बौने आदमी रहते हैं वो वामन संस्थान वाले होते हैं। और हुंडक संस्थान, इनमें आकार प्रकार बहुत भयानक होते हैं, एकदम शरीर की रचना इतनी विचित्र होती है कि आप डर सकते हो ऐसा, और ये नारकियों का होता है मैक्सिमम हुंडक संस्था। कभी कभी आप देखते हो कोई कोई जीव होते हैं जिनके शरीर में एक्स्ट्रा के अवयव आ जाते हैं, कभी कभी 3 आंख आ जाते हैं या नाक एकदम ऐसा आ जाता है कि कोई देख, दो दो लोग रहते हैं और शरीर जुड़े रहते हैं। 5 के बदले 6 उंगलियां होती है दीदी हाँ ये पंजे में। अलग अलग आकार देखो, एक्स्ट्रा हैंड की उंगलियां ज्यादा होती है, लेकिन अपने को चेहरा वैसा नहीं। देखो मैं जो बोल रही हूँ ना, ये हुंडक में क्या हो जाता है, आपको डर लगता है, उससे भयभीत हो जाते हो, क्योंकि उसका आकार प्रकार ही इतना डरावना होता है। वैसे एक उंगली आने से हम ज्यादा डर नहीं जाते,
तो आप नहीं चेहरा, नहीं तो किसी किसी की आंख एकदम बड़ी रहती है, तो ये सब उस टाइप के हुंडक के प्रकार है, क्योंकि ये सब में रेंज होती है। ओके, हम्म डरावना भी कितना डरावना, उसकी भी रेंज है ना। हम्म। अनुभाग हमने देखा था ना, अनुभाग, तो हर एक का अनुभाग अलग हो सकता है ना। हम्म यदि तो ये डरावना नहीं है तो वो भी आएगा डरा, इसी। हाँ नहीं तो देखो, उसमें से फिर कौन सा है, वामन है, कुब्जब है, स्वाति है, कुछ ना कुछ तो एक रहेगा। हुंडक के क्यों बोला, क्योंकि मैक्सिमम ये डरावने ही रहते हैं। नरक गति के जीव तो सब हुंडक संस्थान वाले ही होते हैं। कई अपन न्यूज में पढ़ते हैं ना कि भगवान की आकृति दिख रही उनको, तो वो डरावने नहीं। भगवान नहीं, ने नहीं दिखाते कि वो गणेश जी जैसे जन्म हुआ किसी गाय का, वो भगवान से तुलना करते हैं। पेट जिनको नहीं, डरावने नहीं पेट से कहेंगे, जुड़े हुए होते हैं कभी, तो देखो उनका पेट जुड़ा हुआ होता है, पैर और मस्तक अलग होता है, दो जुड़वा। दो आत्माएं, हाँ। ये जो चीजें हम देखते हैं बाकी के अन्य मति में, उसको हमने एक्चुअली में देखा है क्या, वो उनकी मान्यता हमसे सुन रहे हैं। जैसे हम हमारे इसमें अगर जैन पुराण में देखेंगे, तो अगर हनुमान की, अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे रामायण की हमारी यहाँ पे, तो उनको ना बहुत, माने बहुत सुंदर शरीर था उनका। यहाँ पे वानर की उपमा दी गई है, वानर वंशी थे वो, इसीलिए जैसे मेरी जात और वंश आदि बोलते हैं ना, तो वैसे वो वानर वंशी थे। तो इसे उनका वो जो, ये जो दिखाते हैं वो सब रूप मिथ है। दिखाते। हाँ, तो उनकी मान्यता है, उन्होंने चलाई है, हमें कुछ करना नहीं है। हम अपने ग्रंथ से टैली करेंगे और फिर सोचेंगे कि ऐसा सच्ची में हो सकता है क्या। ठीक है। हाँ, हम उस पर कोई भाष्य नहीं करेंगे कि क्या मान्यता है, सही है गलत है। हम अपना देख के अपनी मान्यता को ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अपने को क्या सही लगता है वो हम देखेंगे। हम्म? ये हमारा संस्थान हुआ। अब सहनन, सहनन में हमारे शरीर की स्ट्रेंथ पता चल जाती है, कितना बलवान हूं मैं। ओके। हम्म तो इसमें तीन चीजें थी, याद है क्या। एक तो जो हड्डी है उसकी मजबूती होनी चाहिए, इसलिए तो हम कैल्शियम लेते हैं, दूध क्यों पीते हैं, क्योंकि हड्डियां क्या होनी चाहिए, मजबूत मजबूत। होनी चाहिए। है ना। ये हड्डी में भी क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ हड्डी। फिर उसके बाद में उसको क्या कहते हैं, ये किस टाइप की है हड्डी। तो ये वज्र के समान अगर हो, तो वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। ओके, हाँ। क्लियर है। हम्म हाँ, फिर उसके बाद में जो नाराज माने, ये जो कील होती है, जैसे मैं दो हड्डियों को एक साइड साइड में सांधा। तो उसके अंदर हाँ कभी क्या हम, डोर रहता है, डोर और मेरी वॉल में जो है, उसमें क्या कर देती हूँ मैं, एक बिजागिरी लेके मैंने क्या कर दिया, या फिर डायरेक्ट डोर टू वॉल में क्या कर दिया, मैंने एक कील लगा दिया। मैंने ऊपर से, पहले तो ये मजबूत है, फिर मतलब कि उसका, सांधा दीदी। हाँ सांधा बोल सकते हो, ऊपर से मैंने हम्म एक कील लगा दी ताकि वो निकले नहीं। अभी दोनों इतने फिक्स हो गए और ऊपर से मैंने कील लगा दी। तो बिजागिरी डोर में जो रहती है ना, दैट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल टू नो दैट कील। ओके, दैट इज नाराज। ओके, मतलब और कि वो अपना करोड़रज्जु भी आ सकता है ना उसी में, कील और सॉरी नहीं समझ में आया मुझे। करोड़रज्जु, करोड़रज्जु बोलते हैं ना वो, पीछे पीठ में होता है ना, ऊपर से मणका, वो। वो डालते हैं ना ऊपर से, कुंडी लगा हाँ के, माने जब ऐसा ला डालते हैं, तो हाँ आप कह सकते हो, जहां पे सिर्फ आपने एक कील डाल दी ताकि वो हिले नहीं, निकले नहीं। हाँ। देखो हम्म दोनों से है, मैंने मैंने देखो ये दो सर्कल बनाए हैं। अभी इसको मुझे क्या मीजाग्रा। करना है, फिक्स करना है। फिक्स करना है तो मैंने ऐसे भी रख दिया, बस खत्म। हाँ, तो फिक्स और हो बीच गया। में कील तो डाल मैंने दी। कुछ तो डाल दिया उन दोनों के बीच में, तो अभी ये हिलने, हम्म ये नहीं आ जाएगा ना, वो हिलेंगे नहीं। दैट इज मैंने हम्म कील। ओके, और हम्म वृषभ माने उसका वेस्टर्न,
वो किस एटमॉस्फेरिस में उसका जो दोनों अभी कील से बंधे हैं और उसके आउटर कवरिंग को उसे वेस्टर्न कहा। तो उस स्ट्रेंथ वो बताते हैं ना, जैसे मैंने एक नॉट लगा दी और फिर मैं उसको भी बांध रही हूं तो क्या हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा। वैसे ही ये जो पहले तो स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे जो 3 चीजें होती है, एक वृषभ, वज्र जो वज्र का बना हुआ है, वृषभ माने उसका वेस्टर्न, नाराज माने कील, और वो जो पैकेज मिला मुझे, जितनी स्ट्रेंथ मिली वो हड्डी की, दैट इज सहनन। ओके, दीदी एक बार वृषभ को क्या बोला? वेस्टर्न मतलब? वेस्टर्न वेस्टर्न। वेस्टर्न हम्म, क्या कहलाएगा वेस्टर्न? वेस्टर्न माने उसके सराउंडिंग को बांध दिया, माने उसका जैसे हम मसल से क्या हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है। सिस्टम, अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। ऐसा वाला आप ले लो। ठीक। वज्र जो हड्डी वज्र तो होती हड्डी। है, कोटिंग बोल दो, इंग्लिश में इजी है, कोटिंग कर दिया मैंने उसको, एक कोट लगा दिया ताकि वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और कीलित मैंने बाइंड कर दिया, मैंने ऊपर से कील लगा दी तो बाइंड हो गया दोनों का, दो चीजें को बाइंड किया और ऊपर से मैंने वेस्टर्न लगा दिया, उसको कोटिंग कर दी उसको। तो इस ये अभी जो हमने 3 चीजें देखी उससे ये 6 सहनन बनते हैं। तो पहले तो वज्र, ऋषभ, नारा, सहनन। ये देखो वज्र का ही, वज्र टाइप का ही उसको वृषभ भी है, नाराज भी है और सहनन भी है। ओके, तो सभी वज्र का जो बना हुआ है दैट इज वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन। फिर है वृषभ चल गया, अभी वेस्ट क्या नहीं है, कोटिंग नहीं है मेरे पास, वज्र की कोटिंग नहीं है, सिर्फ क्या है, वज्र, नाराज, सहनन। ओके, फिर अभी नाराज, सहनन, अभी वज्र ही चला गया, सिंपल है। अभी वज्र जैसा जो स्ट्रेंथ देता था वैसा नहीं, नॉर्मल स्ट्रेंथ वाला जो मेरे पास हड्डी वाली रह गई है, वो भी नाराज सहनन कहा जाएगा। नाराज में फिर भी अभी क्या है, वो कील, वो बाइंडिंग किया हुआ है। हाँ, और अर्ध नाराज में जैसे मैंने इसके आर पार ये डाल दिया, देखो ये 2 चीजें हैं, मैंने आर पार डाल दिया, पेंसिल दिख रही है आपको, हम्म। तो आर पार डाल दिया तो कितनी मजबूती रहेगी, और मैंने इसको सिर्फ आधे में डाल दिया तो कितनी मजबूती रहेगी, तो ये अर्ध कम रहेगी। नाराज। हाँ, तो अर्ध नाराज, तो मजबूती कम हो जाएगी, इतना हमें समझना है। अर्ध नाराज सहनन। और कीलित सहनन क्या है, तो उसमें क्या है, सांधे एक में फंसाए जाते हैं, माने कैसा है, बिना संधि के सिर्फ उसको बिना संधि का कील होता है वो, मैंने ऐसे ही घुसा के डाल देते हैं। हम करते हैं ना कभी कभी, लकड़ी को ऐसे बनाओ स्ट्रक्चर और एक दूसरे में पीस को फिक्स कर दो, बस अभी निकलेंगे नहीं, हम्म। ऐसे वाले कीलित हो गए। और असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन, जिसमें क्या हो जाता है, वो जो अभी जो सांधे है अपने जो बोन्स है, उनको रस्सी से अगर हम बांध देंगे तो कैसा लगेगा, तो ये नसों से बंधे हुए हैं बस, अभी इनको कोई भी ये नहीं है, फिक्स नहीं है। तो ये इसीलिए तो हम कहते हैं आदि माने अभी पंचम काल में जो होते हैं तो बहुत लास्ट के कमजोर, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर। बहुत ज्यादा कमजोर, तो ये लास्ट के 3 सहनन ही होते हैं पंचम काल में, लास्ट के असंप्राप्त, सुपाटिका, किलित और अर्धनाराज, इतना ही होता है अपने आप पे। सोचो ना, वो जो हनुमान थे वो ऊपर से आकाश में विमान चल रहा था, वहां से वो शिला पे गिर गए तो शिला टूट गई, तो देखो कितना स्ट्रेंथ होगा। इसीलिए वो स्ट्रेंथ वाला शरीर है ना, वो उतना तप भी कर सकता है, पुरुषार्थ भी कर सकता है उग्र पुरुषार्थ से। और वो क्योंकि अंदर से अपने शरीर को क्या है, थोड़ा सा ये कर दो फिर बुखार आ जाता है, फिर ये आ जाता है, वो आ जाता है, तो अपने को ये संभाल के अपनी विशुद्धि बरकरार करनी है। इसीलिए दीदी हमारे हनुमान तो कामदेव थे ना, कामदेव हाँ, जैसे, कामदेव, हाँ हनुमान काम, कामदेव जैसे थे।
बहुत सुंदर शरीर रहता है उनका, बहुत। उनका बहुत सुंदर शरीर होता है। जो बोलते हो ना हैंडसम हंग, वैसे वाला हाँ वहां पे रहता है। हाँ हाँ, वो नाम भूल गई थी। आपने जब बता रहे थे तब मुझे याद नहीं था। राजकुमार याद है पर कामदेव याद नहीं आता था, अभी आया। देव थे वो। हम्म? हाँ हाँ, तो देखो ये स्ट्रेंथ हो गई हमारी इसमें। ओके, अभी हाँ हम क्या कह रहे हैं, 14 पिंड प्रकृति देख रहे हैं। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, स्थान, सहनन हो गया। दीदी एक अभी रह गया ना, निर्माण। हाँ, निर्माण रह गया। वो निर्माण। प्रत्येक में आ जाएगा, प्रत्येक में आ जाएगा। अभी हम पिंड प्रकृति देख रहे हैं, तो देखो अभी जो 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, ये तो आपको सबको पता है। स्पर्श, रस, वर्ण। ओके, तो 5 वर्ण में काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। गंध में 2 सुगंध और दुर्गंध। 5 रस में खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कषायला। 8 स्पर्श में जो आते हैं हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कठोर, नरम, ये सब, ये हो गए। ओके, तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 आ गए। उसके बाद में अनुपूर्वी, 4 अनुपूर्वी होती है। जैसे गतियां होती है तो हमने देखा था अनुपूर्वी में विग्रह गति में मेरा आकार डिसाइड हो जाता है। ये भी क्या है, पुद्गल विपाकी है। तो मेरे शरीर का आकार कैसा रहेगा जब विग्रह गति में रहेगा, क्योंकि तब वहां पे शरीर नहीं रहेगा मेरा। कौन सा है, औदारिक नहीं है, तो फिर कोई ना कोई तो आकार होना चाहिए, क्योंकि प्रदेशत्व गुण मेरे पास है। तो तब मेरे पूर्व भव का आकार रहेगा। उसके डिपेंड, माने उसके लिए यहाँ पे 4 अनुपूर्वी कहा गया है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। और ये विग्रह गति वाला है, इसलिए ये क्षेत्र विपाकी है। सॉरी, मैंने पुद्गल पे आया कहा, लेकिन ये क्षेत्र विपारी कहा जाता है क्योंकि आकार डिफाइन करता है, शरीर नहीं। ओके, क्लियर हुआ? अनुशरीर मतलब वो विग्रह जो गति, छोड़ने वाला है वही शरीर, क्या आने वाला है वही शरीर? विग्रह विग्रह गति। गति में जीव का आकार। अगर मैं मनुष्य क्या करती हूँ, देखो हम इसका डेफिनेशन आगे पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन अभी आपको दिखा देती हूँ। इसमें लिखा है कर्म देखो, के उदय से। उदय से विग्रह गति में आत्मा के प्रदेशों का आकार पूर्व शरीर के आकार का रहता है, वो अनुपूर्वी जीव कहा जाता है। ओके, जिस मतलब वो कर्म के छोड़ने वाला शरीर का। जीव का इच्छित गति में गमन होता है वो अनुपूर्वी नाम कर्म है। ओके, जैसे इच्छित। अभी मनुष्य गति नहीं, मनुष्य गति में मैं हूँ और अभी क्या जाने वाली हूँ, तिर्यंच गति में जाने वाली हूँ, तो मेरा हाँ आकार तो कैसा रहेगा? मनुष्य। पूर्व हम्म, मतलब, पूर्व मतलब तो मनुष्य आएगा ना। हाँ, तो लेकिन वहां पे मुझे क्या आ जाएगा? आकार। देखो मैं अभी कौन सी गति में हूँ? मनुष्य। हाँ, मनुष्य गति में हूँ, जाने वाली हूँ तिर्यंच गति में। हम्म। हम्म, तो हाँ मनुष्य गति से जब तिर्यंच गति में मैं जाने वाली हूँ, तो बीच में तिर्यंच गति मेरी स्टार्ट हो गई है, लेकिन तिर्यंच गत्यानुपूर्वी सॉरी मनुष्य गत्यानुपूर्वी रहेगा, और उसका आकार क्या रहेगा? मनुष्य। गति में जाने के पूर्व का आकार ना। तो मैं तिर्यंच गति में जा रही हूँ और मुझे अभी क्या रहेगा? तिर्यंच मनुष्य गत्या, गति का ही। तिर्यंच गत्यानुपूर्वी रहेगा, और आकार में ना मनुष्य का रहेगा। हाँ हाँ, अब हो हाँ, गया clear। बराबर। हाँ, दीदी विग्रह गति में शरीर रहेगा। नहीं शरीर वो आकार रहेगा, औदारिक, शरीर नहीं, आकार। औदारिक औदारिक शरीर की अपेक्षा औदायक, हाँ। औदारिक शरीर नहीं रहता है। हाँ, हम्म। इसी को प्रायोग्या पूर्वी भी कहते हैं, अनुपूर्वी भी कहते हैं। ओके, क्लियर हम्म। है? हाँ आगे अभी हमारा ये चल रहा है, हाँ? पिंड प्रकृतियां। अभी दीदी सिर्फ ये 4 अनुपूर्वी, ये तो फिर है ना
पुद्गल पे पाकी हुई, ये क्षेत्र विपाकी है, क्षेत्र सॉरी। विपाकी। हाँ, पुद्गल पे शरीर नहीं है ना, तो शरीर पे हाँ, इफेक्ट नहीं आता है, तो वो क्षेत्र विपाकी है, क्योंकि क्षेत्र संबंधी है, विग्रह गति है, गमन करते हैं जीव, जब गमन करता है तो क्षेत्र को पार करता है, तब का ये है, इसीलिए ये 4 क्षेत्र विपाकी है। ओके, अभी एक ही जोड़े वाली प्रकृति रह गई है, दैट इज पिंड प्रकृति, सॉरी जोड़े वाली नहीं, पिंड प्रकृति रह गई है, दैट इज विहायो गति। विहायो गति जो है उसमें क्या पता चल जाता है, मैं आकाश में गमन कैसा करती हूँ। जीव का क्या हो जाता है, आकाश में जो गमन रहता है वो विहायो गति कहलाता है। मेरी चाल कैसी है आकाश में गमन करने की, ये शुभ हो सकती है, अशुभ हो सकती है। हमको बहुत बार बोलते हैं ना, क्या भद्दा चलती है तू, है ना। कभी कभी ये मेरी चाल बहुत सुहावनी लगती है, अरे मैं क्या बहुत मस्त चाल है मेरी। किसी किसी को ऐसे लगती हूँ मैं तो ना एकदम भद्दी चलती हूँ, तो ये क्या हो जाती है, विहायो गति, चाल, आकाश में गमन। हमने एक बार देखा था, याद है क्या, आकाश में जो गमन होता है उसमें आकाश कौन सा लेना, वो पैर वाला नहीं, जो सर्वत्र आकाश द्रव्य, जो सर्वत्र, हाँ सर्वत्र फैला हुआ है, ओके, दैट इज अविहायो गति। ओके, देखो गत्यानुपूर्वी में इसमें प्रशस्त और अप्रशस्त 2 भेद आए हैं। हाँ, तो अपनी चाल कैसी है ऐसा मुझे लगता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अच्छी और बुरी, प्रशस्त यानी अच्छी, हाँ, और बुरी बुरी। अप्रशस्त। यस, हाँ देखो, अगर मैंने कहा कि कुत्ते का आकार का मनुष्य किसी ने देखा है क्या, तो आप कहोगे क्या, क्या कहोगे। नहीं, हाँ, अनुपूर्वी गति में जो विग्रह गति हो रही उसमें। हाँ, तो मनुष्य तो क्या है, पूर्व जो गति, जाने मनुष्य नहीं, तो बनने वाला है, लेकिन पूर्व गति कुत्ते की है। अनुपूर्वी। हाँ, तो विग्रह गति में दिखेगा वो। तिर्यन से पहले था, अभी मनुष्य हाँ, गति में जा रहा है, तो पहले से ही, पहले समय से ही मनुष्य कहलाएगा ना, लेकिन आकार हाँ, किसका है, अभी पूर्व तिर्यंच वाला है, पूर्व गति। तो हाथी वाला मनुष्य, कुत्ते वाला हाँ, मनुष्य, ऐसा हो सकता है ना, तो हो सकता हाँ, है। ठीक है? और जिस गति में जाता प्रशस्त है, यानी क्या कहा दीदी, देखो, प्रशस्त किसको कहा। हाँ मैं बताती हूँ, जिस गति में जा रहा है उसका अनुपूर्वी का उदय रहता है। देखो अभी ये क्लियर करना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। ओके, जब जीव अन्यत्र अन्यत्र कहीं से भी मर के मैं मनुष्य गति में जन्म लेने वाली हूँ, तो गमन करते टाइम में विग्रह गति में मनुष्य गत्यानुपूर्वी ही रहेगा, लेकिन उसका आकार पहले वाले का रहेगा। तो मनुष्य, अगर मैं आगे मनुष्य बनने वाली हूँ तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी है, मैं आगे तिर्यंच बनने वाली हूँ तो तिर्यंच गत्यानुपूर्वी है, मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ ना, वो वाला गत्यानुपूर्वी काम करता है, लेकिन आकार पूर्व भव का होता है। क्लियर है ये। हाँ दीदी। हाँ, प्रशस्त और प्रशस्त, प्रशस्त माने मनोज्ञ, अच्छा वाला, और अप्रशस्त माने अमनोज्ञ, माने मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा वाला। हम बोलते हैं ना बदक की चाल, बदक की चाल कितनी सुहानी रहती है ना, ऐसा होता है कभी। फट फट चलता है ना वो, तो हम उसको सुहानी चाल बोलते हैं कभी। तो ऐसा वाला आकाश में गमन कैसा होता है उसके ऊपर विहायो गति रहती है। तो पिंड प्रकृति में जो 14 पिंड प्रकृति है, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, सहनन, संस्थान, वर्ण, गत्यानुपूर्वी और विहायो गति, ये कुल मिला के 65 प्रकृति होती है, पिंड में 14 कही जाती है। ओके, दीदी, आप जो प्रत्यानुपूर्वी कह रही हूँ, तो इसमें पुस्तक में लिखा अनुपूर्वी।
अनुपूर्वी भी कहते हैं, गत्यानुपूर्वी भी कहते हैं, फिर प्रयोग्यानुपूर्वी भी कहते हैं, सिनोनिम्स है। अनुपूर्वी यहाँ पे जो अनुपूर्वी कहा गया है ना, दैट इज सेम। गत्यानुपूर्वी मैंने गमन उस डायरेक्शन में जा रहा है तो गत्यानुपूर्वी भी कहते हैं। ओके, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। क्योंकि हम कंफ्यूज हो रहे थे बार बार दीदी गत्यानुपूर्वी, अनुपूर्वी और प्रक्रियापूर्वी। क्या दीदी? हाँ, प्रयोग्यानुपूर्वी। प्रयोग्यानुपूर्वी। हाँ, तीन हुआ ना दीदी, अनुपूर्वी, योग्यानुपूर्वी और गत्यानुपूर्वी। हाँ। देखो, जब भी अनुपूर्वी कहते हैं, जब उसके भेद करते हैं तो नरक गत्यानुपूर्वी ऐसा कहा जाता है। इसमें आए हैं क्या? नहीं, नरक तिर्यंच ही आए हैं ना, आगे आए होंगे तो। तो दीदी ये 10 जो 14 अपन ने पिंड प्रगति पढ़ ली, इसमें हाँ, से एक निकली क्षेत्र विपाकी, क्षेत्र हाँ, विपाकी, एक हम निकली विपाकी, हाँ, गति और जाती है। बाकी हम उसका डिवीजन विपाकी। करने वाले हैं आगे, टेंशन मत लेना, हम उसका डिवीजन करने वाले हैं। क्षेत्र विपाकी कौन सी है, जीव विपाकी कौन सी है, वो हम उसका डिवीजन अलग से करने वाले हैं। सिर्फ आ रहा है सामने तो मैं बता रही हूँ। ओके, तो अभी अपना टाइम हो चुका है। कल हम, अभी आज अगर हम देखेंगे तो हमने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर हम सब ऐसे ही शॉर्ट में देखते हैं तो जो जो कर्म, गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव का आकार नारकी, तिर्यंच, मनुष्य व देव के समान बनाता है, वह गति नाम कर्म है। मैंने आपको एक बार अच्छे से बोला था, ये आकार की तरफ से डेफिनेशन बताई गई है, लेकिन यहाँ पे अपने जीव के परिणाम लेना मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि देखो, जब भी मेरे सामने कोई तिर्यंच आता है ना, तो उसके आकार से मैं उसको जानती हूँ। मैं उसके परिणामों को चेक कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती हूँ। तो आइदर ये आकार से या आयु से परिभाषा करते हैं। सभी अगर की दीदी? जीव गति? जीव जीव विपाकी की, जीव जीव विपाकी विपाकी की। सभी प्रकृतियां परिणामों से नापी जाती है, पर उनका हेल्पिंग हैंड डेफिनेशन में मुझे कुछ न कुछ ठोस लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या आ जाएगा? जिस कर्म के उदय से जीव के परिणाम नारकी जैसे, तिर्यंच जैसे, मनुष्य जैसे और देव के समान होते हैं, ऐसा वाला गति नाम कर्म है। लेकिन मैं डिफाइन नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए कभी कभी आकार से परिभाषा की जाती है। जीव का आकार कैसा है तो नारकी है, तो उसके परिणामों की रेंज गति नाम कर्म डिफाइन करता है। ओके दीदी एक बार और बोलना, जीव विपाकी की सभी प्रकृतियां आकार से डिफाइन करते हैं। नहीं, सभी नहीं। देखो, जीव विपाकी परिणामों पे संबंधित होता है। मेरे क्षयोक्षम, मेरे परिणाम, मेरे जो परिणाम ही बोलते हैं मैक्सिमम, कि मेरे कितनी रेंज में मैं ज्ञान कर सकती हूँ, सोच सकती हूँ, ऐसे वाले जो रेंज आती है, उसमें मुझे बताना डिफिकल्ट जाता है। तो परिभाषा करते टाइम में कभी कभी सहारा लिया जाता है, आइदर आकार का, कभी कभी आयु का, कभी कभी बाकी के अन्य गति से संबंधित जो है, जैसे जाति भी देखो ना, जाति भी क्या है? एक्चुअली जीव के परिणाम है। ओके, पर हमने क्या किया, कुछ तो कुछ एक कॉमन कैटेगरी निकाली। जैसे स्पर्श इंद्रिया किसको किसको है, तो उनको एकेंद्रिय कहा गया। और फिर उस टाइप से, उस एंगल से मैंने जाति की डेफिनेशन बनाई और उनके यहाँ पे परिणाम लेने हैं। एकेंद्रिय जीव को जितना सक्षम रहेगा, जितने परिणाम रहेंगे, उतने जाति नाम कर्म डिफाइन करता है। जाति नाम कर्म मेरा शरीर नहीं डिफाइन करता है। एकेंद्रिय को हम स्पर्शेंद्रिय से लगाते हैं ना, द्विन इंद्रियों को दो इंद्रिय से लगाते हैं ना, लेकिन ये शरीर से हमें बताया जाता है, लेकिन लेना हमें परिणामों की रेंज है। ओके, क्लियर है? कल हम इसकी सिर्फ पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ेंगे, जितनी पिंड प्रकृतियां हो चुकी है। एक्चुअली देखा जाए तो अपना ये जो पूरा
टिल पिंड प्रकृति। देखो 194 तक आज पूरा क्या हो गया है, अपना सेशन कंप्लीट हुआ है। विहायो गति तो 200 वाली है यहाँ पे, लेकिन 194 तक तो हो ही चुका है। लेकिन कल फिर भी हम क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन यहाँ से पढ़ेंगे और फिर आगे प्रत्येक 8 प्रकृति देखेंगे। ओके, क्लियर है? हाँ दीदी। अभी जमाने से निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ वंदना शतकाम का सर्ग करेंगे।